जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज तारीख है 16 मार्च 2024 और दिन है शनिवार। तो स्टार्ट करेंगे आज का समसामयिक घटना, जो भी आपका इंपोर्टेंट करंट अफेयर निकल के आता है, उन सारे क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए एक नजर देख लेंगे क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो चलिए क्या क्या पढ़ने वाले, पहले इसको देख लीजिए। सबसे पहले ये जानिए कि फिलिस्तीन प्राधिकरण के राष्ट्रपति है महमूद अब्बास। उसने अपने नए जो उसका आर्थिक सलाहकार था उसी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अमेरिका के दबाव पे ये सारा काम हुआ है। वहां के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो क्या दे दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। तो ये सारी चीज को हम लोग देखेंगे। फिलिस्तीन का वाटर बॉडी हो या स्थल सीमा, जो भी चीजें देख लेंगे वहां पे। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव, ये क्या होता है ना कि अपने राष्ट्रपति के द्वारा आज ही इसका आपका उद्घाटन किया जाएगा हैदराबाद में। तो थोड़ा सा आपका चर्चा में बना हुआ है, ठीक है ना। बहुत बड़ा आयोजन है हैदराबाद के शांति वनम में, ये सारा चीज आपका होने जा रहा है। आगे चलेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष राहुल सिंह को बनाया गया है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट सूर्या, इसरो के द्वारा ये आपका चलाया जा रहा है, ठीक है, लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या है ना कि अभी देखिए हाल फिलहाल में हम लोग ना जो लॉन्च वाहन होता है, ठीक है ना, उसको प्रक्षेपण जो करता है कोई भी सैटेलाइट को, उसका एक नया पीढ़ी बनाया जा रहा है। उसको ऊपर में अब हम लोग ऊपर में क्या है अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाले हैं, उसको लेकर के फिर हम लोग मानव भेजने वाले चांद में लेकर के। तो इन सारी चीजों को लेकर के ये आपका प्रोजेक्ट शुरू किया गया इसरो के द्वारा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानेंगे। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदल के महाराष्ट्र सरकार क्या की है, भी हाल फिलहाल में उसके कैबिनेट ने कई 8 रेलवे स्टेशन का नाम को चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद अहमदनगर नाम को चेंज करके अहलिया नगर कर दिया है। तो ये सारी चीज को देखेंगे। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बिल्कुल भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसको लिख दिए हैं। E100, ये क्या है ना, इथेनॉल 100 की शुरुआत किया है कल ही आपका हम लोग के कौन है भैया, पेट्रोल रसायन मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। इसको देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस क्या होता है, ठीक है ना, यानी ये कब मनाया जाता है, ठीक है। और इसका इस बार का थीम क्या रखा गया, जो भी चीज है इसको देख लेंगे। भूटान के नए प्रधानमंत्री अपना पहला विदेश यात्रा में आए हैं और हम लोग का अच्छा संबंध भी है, तो इसका नाम हम जानेंगे, क्योंकि 15 जनवरी में ही ये प्रधानमंत्री बने, भूटान के नए प्रधानमंत्री बने। चले उसके बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट जानते हैं कि एसबीआई जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे नहीं रहा था, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाया और बोला कि जल्दी जल्दी डालो। तो ये अपना क्या किया है, चुनाव आयोग को दिया और चुनाव आयोग अपना वेबसाइट में डाला। तो यहाँ पे कितना कितना चंदा किसको मिला है, ठीक है, ये सारी चीज चंदा उंदा को देख लेंगे। तो कहा जा रहा है कि 16,100 मतलब 16,518 करोड़ का टोटल आपको चंदा दिया गया है, जिसमें से सबसे अधिक बीजेपी को मिला है, ठीक है। और ये सारा चीज आपका बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, ठीक है ना। और चर्चा में जब बना हुआ है, पूरा नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, सब जगह का मीडिया कवर कर रहा है, तो हम लोग भी सोचे कि हम लोग भी अपना ब्रेन में कवर कर लें, क्योंकि हम लोग को परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारा चीज समझ गए हैं। तो चलिए फिलिस्तीन से शुरू करते हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने किसे नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है, तो ये आपका महमूद मुस्तफा को अपना नए प्रधानमंत्री चुना है। हुआ क्या था, देखिए यहाँ पे जो है जानते हैं फिलिस्तीन और इजराइल के बीच अच्छा खासा दिन से क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ठीक है। कब से चल रहा है, तो याद रखिएगा इस डेट को, 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। किसके किसके बीच, तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच 2023, यानी अच्छा खासा दिन हो गया, ठीक है। और यही युद्ध के चक्कर में हम लोग का जो भी भारतीय यहाँ पे फंसा हुआ था, जो भारतीयों को निकाला गया था, ऑपरेशन अजय चलाए थे हम लोग, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए। क्या कहिएगा, ऑपरेशन अजय चलाए थे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री हैं, वहां के राष्ट्रपति महमूद अब्बास है, उसको नए प्रधानमंत्री बना है। किसके जगह में, तो एक मोहम्मद सफी थे, इसने क्या किया था, पिछले ही महीना ये अपना इस्तीफा दे दिया था। क्यों दिया था भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो तरह का है। पहले आपको पहले इजराइल ही हम समझाएंगे, फिर आगे चलेंगे। तो आप इसी से समझ जाइए, चलिए बनाएंगे तो नेट लगेगा, इसी से समझ जाइए। ये टोटल आपका क्या है, इजराइल है। यहाँ थोड़ा सा आपको बना देता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, थोड़ा सा लंबा होता है, बस इतना ही समझिए। देखिए ये पहले 1948 से पहले, 1948 से पहले ये आपका इजराइल हुआ कर, फिलिस्तीन हुआ करता था। 1948 के बाद सारे यहूदी लोग यहाँ पे आए और फाइनली अपने कब्जा कर लिया। जिस फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं वो फिलिस्तीन ये है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इधर से जॉर्डन नदी आता है और यहाँ पे आपका एक जो है डेड सी है, ठीक है, मृत सागर में आके गिर जाता है। जॉर्डन नदी के पश्चिम में है, इसी वजह से ये वेस्ट बैंक है, ठीक है। और इधर आपका यहाँ पे एक गाजा स्ट्रिप कहते हैं, जिसको गाजा पट्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण है वो मेनली यही आपका वेस्ट बैंक है, और इसी वेस्ट बैंक में जो भी राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, वो सारा चीज नियुक्ति इसका होता है। इसका नहीं होता, यहाँ का संचालन हमास के द्वारा होता है, जिसके साथ इजराइल का क्या चल रहा है भाई, युद्ध चल रहा है। कब से, 7 अक्टूबर से। समझ गए हैं किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इस जगह की बात कर रहे हैं। इस जगह को क्या कहते हैं, वेस्ट बैंक कहते हैं। इसी को अभी फिलिस्तीन प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में। और भारत, हम लोग जो 2 स्टेट थ्योरी की बात करते हैं, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि फिलिस्तीन नहीं बोलते 2 स्टेट थ्योरी। तो ये फिलिस्तीन प्राधिकरण को हम लोग एक देश का दर्जा भी देते हैं, और पूरे विश्व भी बहुत सारे लोग यूएनओ में भी इसका दर्जा प्राप्त है, तो इसी का प्राप्त है, ठीक है ना। इस गाजा को नहीं प्राप्त है,
और हमास वाले इसको नहीं मानता है और ये वाला इसको नहीं मानता है। तो अभी जो नया आपका प्रधानमंत्री बना है तो यही के बना है, मोहम्मद मुस्तफा बना है, ये फिलिस्तीन प्राधिकरण का। तो देखिए ऊपर में क्या है, यहाँ पे अगर देखिएगा तो लेबनान है जिसका राजधानी बैरूत है, यहाँ पे आपका एक गोलन हाइट है, गोलन हाइट याद रखेगा। सीरिया और इजराइल के बीच हमेशा विवाद में बना हुआ रहता है, ये आपका सीरिया है, ये आपका जोर्डन है। इधर आइएगा तो एक अकाबा की खाड़ी है, यहाँ पे आइएगा तो मिस्र है, मिस्र का सेनाई पेनिनसुला पड़ता है और इधर भूमध्य सागर है। यानी इतना सारा क्षेत्र इसके साथ लगता है। तो क्या कहिएगा, सबसे ऊपर में सीरिया, इधर सॉरी यहाँ पे लेबनान, यहाँ पे सीरिया, इधर जॉर्डन, इधर अकाबा की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला यानी सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का पड़ता है और यहाँ पे आपका है रफा बॉर्डर, ठीक है ना। इधर आपका क्या है, रफा बॉर्डर याद रखेगा और ये आपका गाजा स्ट्रिप है, ये भूमध्य सागर है। इतना सारा चीज यहाँ के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत एग्जाम में यहाँ का जो भी सीमा उमा है ना पूछ लिया जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा है, तो याद रखिएगा तो आपको हमेशा काम देगा, ठीक है। तो ये है कि इसका मोहम्मद शफी के स्थान पर कौन आ गए हैं भैया, तो क्या कहिएगा, राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने अपना आर्थिक सलाहकार को क्या कर दिया है, मोहम्मद मुस्तफा को नया प्रधानमंत्री बना दिया है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एक व्यक्ति थे हमारे इंडिया के ही हैं, विशाल पांडे ने इजराइल वार डायरी नामक एक पुस्तक भी लिखा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा क्योंकि आपका हमेशा चर्चा में बना हुआ रहता है, ठीक है ना। जब चर्चा में बना हुआ रहता है तो चीजों को समझ जाइए। इजराइल का जो मुद्रा है उस मुद्रा को क्या कहता है, देखिए बहुत आपका चर्चा में बना हुआ रहने की वजह से यहाँ का मुद्रा हो या फिर देखिए वहां की मुद्रा को बोलते हैं हम लोग न्यू शेकल बोलता है, ठीक है। वहां के संसद को क्या बोलते हैं, वहां के इजराइल के संसद को क्या बोलते हैं, सीनेट कहते हैं, ठीक है। न्यू शेकल हो गया ना वहां के मुद्रा, न्यू शेकल, ठीक है। ये हो गया आपका मुद्रा और वहां के जो संसद होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इजराइल का नसेट कहते हैं, क्या कहते हैं, नसेट, ठीक है, नसेट कहते हैं। और वहां का जो गुप्तचर संस्था है बहुत जबरदस्त पूरे विश्व में ख्याति है, ठीक है, मोसाद कहा जाता है उसको। मोसाद तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है कि मोसाद कहाँ का जो है एजेंसी है, तो इजराइल का है। कहा जाता है कि ये कहीं से भी कोई भी सूचना अपना क्या कर लेता है, ऊपर कर लेता है, बहुत खतरनाक है। तो हाल ही फिलहाल में ही कुछ देश के क्या कहिएगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नियुक्ति हुआ है, जो हाल फिलहाल में हुआ है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये प्रबोवो सुबियांतो है, ठीक है, इंडोनेशिया के अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति बने, बिल्कुल भी याद रखिएगा, पड़ोसी देश है। तो क्या कहिएगा, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने। थॉमस सोल्यूक ये हंगरी के राष्ट्रपति बने, बहुत चर्चा में बने हुए थे, ठीक है ना। अपना अभी हाल फिलहाल में बने, क्या कहिएगा, थॉमस सोल्यूक नाम है। उसके बाद डोनाल्ड टस्क कहाँ के बने हैं, पोलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। गैब्रियल अटल है फ्रांस के पहले ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उसके बाद गिट वाइल्डर्स कहाँ पे, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। और जेवियर माइली कहाँ के बने हैं, तो क्या कहिएगा, ये आपका अर्जेंटीना के बने हैं, ठीक है। तो इतना सारा चीज आपको याद होना चाहिए। अब गैब्रियल अटल पहला गे है जो प्रधानमंत्री बने और फ्रांस के बने हैं। गिट विल्डर्स को नाम बिल्कुल भी याद रखेगा, नीदरलैंड के, बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ओल्जोस बेक्टोनोव, ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी हाल फिलहाल में बनाए गए हैं। जो भी इंपोर्टेंट प्रधानमंत्री का नियुक्ति है, ये सारा नियुक्ति हम आपको बता दिए। चलते हैं आगे, बहुत ज्यादा हो जाता है लेट। विश्व आध्यात्मिकता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो ये आध्यात्मिकता महोत्सव हमारे यहाँ पे हो रहा है हैदराबाद के शांतिवनम में। कहाँ पे हो रहा है, हैदराबाद के शांतिवनम में। इसका उद्घाटन आज 16 मार्च है, आज ही के दिन हम लोग के जो है राष्ट्रपति जी वहां पे कौन, तो क्या कहिएगा, हम लोग का महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी वहां पे शांतिवनम में गए हैं और इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। और ये आपका कब से कब तक चलेगा, ये आपका अभी 3 दिन तक का आयोजन होने वाला है। ये आपका 16 मार्च कर लीजिएगा, 16 मार्च से लेकर के 3 दिन तक चलने वाला है। कहाँ पे चलेगा, शांतिवनम में चलेगा। लगभग जानते हैं 100 से अधिक देश के लोग आ रहे हैं, 300 से अधिक संगठन भाग ले रहे हैं और इतने सारे लोग इस संगठन में भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन 16 मार्च से हैदराबाद के कान्हा शांतिवनम में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का इस बार का विषय जो है, ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, आंतरिक शांति से विश्व शांति रखा गया है, ठीक है। तो क्या कहिएगा, इस बार का वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन हैदराबाद के कान्हा आपका जो है कान्हा शांतिवनम में, और विषय क्या है, तो आंतरिक शांति से विश्व शांति रखा गया है। महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी और इसका समापन में हम लोग के उपराष्ट्रपति भी जाएंगे, ठीक है। हैदराबाद को जानते हैं, तेलंगाना में हैदराबाद पड़ता है और अभी हाल फिलहाल में आपका हैदराबाद चर्चा में भी रहा हुआ था क्योंकि हम लोग के प्रधानमंत्री वहां पे हैदराबाद में गए हुए थे, देखिए। तेलंगाना के जो है मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है, ठीक है। कौन है, क्या कहिएगा, रेवंत रेड्डी, और वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस का वहां पे सरकार चलता है, ठीक है ना। तो अभी हाल फिलहाल में वहां पे चुनाव हुआ था, बहुत ज्यादा आपका चर्चा में बना हुआ रहता है, ठीक है ना। चलते हैं आगे, क्योंकि हैदराबाद का नाम चेंज को लेकर के अभी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इन सब चीजों को समझते चलिएगा। आगे चलते, अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, तो जानते हैं आपका क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है ना, ये ना होता है सीबीएसई। इसका गठन कब हुआ भाई, 1929 को हुआ था और अभी फाइनली निधि छिब्बर इसका क्या था,
आपका अध्यक्ष बना हुआ था, अभी इसका रिजल्ट भी जारी होने वाला है बट हुआ नहीं है। उससे पहले पहले निधि छब्बर की जगह आपका राहुल सिंह को नियुक्ति कर दिया गया है। तो इस तरह का नियुक्ति आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीबीएसई हम लोग के देश का जो भी आपका शिक्षा का जो भी नीति उति होता है उसको एक तरह से लागू करने के लिए या उसको बनाने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपको कोई बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ये सेकेंडरी एजुकेशन क्या है तो क्या कहिएगा, इसका बहुत ज्यादा हाथ होता है, बहुत इसका देश विदेश में सब जगह इसका संस्थान चलता है, ठीक है ना। तो राहुल सिंह क्या है, निधि छिब्बर के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड का शुरुआत 2 जुलाई 1929 को हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, ठीक है। चलते हैं आगे, लंबा लंबा जल्दी जल्दी लेंगे तो जल्दी जल्दी खत्म होगा। आगे चलेंगे प्रोजेक्ट सूर्या, ठीक है, का संबंध किससे। तो पहले आप ये जानिए कि इसरो क्या किया है ना, अभी आपको हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता देते हैं, जहां पे बताने को होगा वहां पे बताएंगे, और जिसका कोई आगे पीछे कुछ है नहीं तो वहां पे क्या बताना है। तो इसरो है हम लोग का जो है अंतरिक्ष एजेंसी, क्या किया है उसने अभी 2035 तक, अभी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी उधर गए थे तो बोले थे ना, क्योंकि हम लोग का जो गगनयान जाने वाला है, गगनयान में 4 व्यक्तियों का नाम, जो एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उसका नाम जिस दिन अनाउंस हो रहा था तभी बोले थे कि 2035 तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। कहाँ पे भैया, अंतरिक्ष में, ठीक है। उसके बाद चांद पर क्या करेंगे, मानव भेजेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज करने के लिए जो जिस प्रोजेक्ट के तहत सारा काम किया जा रहा है, ठीक है। और साथ में अभी हम लोग का ना एक वो जो है, अब पहले हम लोग का एलवीएम था, जो प्रक्षेपण यान होता है उसको क्या कहते हैं, एलवीएम कहते थे। क्या कहते थे वो हम लोग का क्या होता था, एलवीएम होता था या जीएसएलवी होता था या पीएसएलवी होता था। तो उसके जगह एक नया यान बना रहे हैं जिसमें बहुत हेवी शक्तिशाली हो, ठीक है। हम लोग फाल्कन 9 वान का नहीं लेने वाले, अगर हम लोग का ये बन जाएगा ना तो हम लोग कितनों भी चीज का प्रक्षेपण कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपका लॉन्च वाहन होता है। तो ये सारे चीज का जो निर्माण हो रहा है इसी प्रोजेक्ट के तहत होता है, प्रोजेक्ट सूर्या के तहत। तो इसको किसने डेवलप किया है तो क्या कहिएगा, इसको डेवलप किया है, यानी इस प्रोजेक्ट का नाम किसने रखा है, तो इसरो रखा है। क्यों रखा है भाई, सबसे पहले अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, उसके लिए भी ये काम करेगा। दूसरी बात है हम लोग चंद्रमा में मानव भेजेंगे, वो भी इसी प्रोजेक्ट के तहत काम करेगा। उसके बाद अभी जो है आपको एलवीएम जो बोले हैं, जो नया हम लोग का लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपण यान बना रहे हैं, उसको भी जो भी काम आएगा इसी के अंदर आएगा। प्रोजेक्ट सूर्या से संबंधित है और ये किसके द्वारा है, इसरो के द्वारा है। तो इसरो को जानते हैं, इसरो का अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ है, और इसका स्थापना 1969 में हुआ था। और अभी फिलहाल में हम लोग क्या क्या कर लिए हैं तो क्या कहिएगा, चंद्र मिशन कर लिए हैं, सूर्य मिशन कर लिए हैं, गगनयान 2025 में करने वाले हैं। 4 एस्ट्रोनॉट का नाम प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर दिया गया है, नामित कर दिया गया। और फाइनली हम लोग अभी प्रोजेक्ट सूर्या के तहत क्या क्या करने वाले हैं वो आपको हम बता दिए हैं। बिल्कुल भी इसको आपको याद रखना है। अब ये क्या है, इसरो की नई पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल का, ये तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, एनजीएलवी है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। जितना भी जीएसएलवी देख रहे हैं, पीएसएलवी देख रहे हैं, एलवीएम देख रहे हैं, एलवीएम मार्क 3 जिससे हम लोग चंद्रयान 3 गया था ना, ये सारा का ये क्या है, ये फादर है, नेक्स्ट जनरेशन यानी एनजीएलवी। और इसी प्रोजेक्ट के तहत आपका ये सारा चीज किया जाएगा। इस तरह का अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा, आपका ये प्रक्षेपण यान बनाया जाएगा। फिर मानव को लेके जाएंगे हम लोग कहाँ पर, बोला गया है कि 2036 तक हम लोग मानव को लेके जाएंगे कहाँ, चांद पे, ठीक है। तो यही नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल से, क्योंकि भारी भरकम अभी हम लोग क्या कर रहे थे, वो जी सेट को लॉन्च करने वाले फाल्कन 9 से, बताए थे आपको फाल्कन 9 से। तो अब क्यों कर रहे हैं भैया, क्योंकि हम लोग के पास अभी इस तरह का जो है प्रक्षेपण यान नहीं है। अगर ये बन जाएगा तो फिर हम लोग किसी से कुछ उधार लेने वाले हैं नहीं, और सारा चीज हम अपना आराम से अंतरिक्ष में लेके जाएंगे और वहां पे अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। कौन सा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सूर्या या सोल, जो हम लोग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्या है, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ठीक है। तो ये मुंबई सेंट्रल, ये महाराष्ट्र जो सरकार है अपना कैबिनेट में मंजूरी दे दिया है, और इस मंजूरी के तहत क्या बोला है कि भाई 8 ऐसे रेलवे स्टेशन होंगे, 8 ऐसे रेलवे स्टेशन है जिसका हम नाम परिवर्तन करेंगे। ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि जो भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो भी नाम पहचान यहाँ पे है उस चीज को क्या करना है, खत्म करना है। महाराष्ट्र सरकार का ये मानना है। तो जो भी नाम उस जमाने में रखा गया था, क्योंकि सबसे पहले रेलवे कहाँ चला था, 1853 में सबसे पहले आपका 16 अप्रैल से यहीं पे ना चला था। 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर कहाँ पे भाई, मुंबई से थाने, क्या भैया, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा पहला आपका रेलवे चला था, ये पे चला था। तो वहां पे बहुत सारे ऐसे स्टेशन है जहाँ पे आपका किसके नाम पे, अंग्रेज के नाम पे दिया हुआ गया। तो जो गुलामी का मानसिकता वाला चीज, मतलब गुलामी वाला प्रतीक अभी भी लोगों को लगता है, तो इसको चेंज करने के लिए महाराष्ट्र सरकार का जो कैबिनेट है, ठीक है, वो क्या किया है भैया, 8 स्टेशन का नाम बदलने का अपना विधेयक को पारित कर दिया गया। जिसमें से एक बहुत बड़ा जो रेलवे स्टेशन है मुंबई सेंट्रल स्टेशन, उसका नाम रखा जाएगा नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। और ये नाना जगन्नाथ शंकर सेठ को जो देख रहे हैं, भारतीय रेलवे में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जब आपको बोले ना कितना भैया, 16 अप्रैल 1953 को जब आपका पहला ट्रेन चला था, उसमें भी इसका योगदान था। जैसे सर जमशेद जी टाटा का, ठीक है, ये जो देख रहे हैं जमशेद जी का भी योगदान था, इन लोग का भी योगदान था।
अंग्रेज का तो योगदान था ही था, साथ में बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उस समय के व्यक्ति थे, तो उसी के नाम पर आपका मुंबई सेंट्रल का नाम स्टेशन रखा जाएगा। ठीक है, और भी कुछ सारे नाम है, इस सारे नाम को आप थोड़ा सा देख लीजिए जो आपके लिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम की प्रस्ताव को बदलने का मंजूरी दे दिया है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ रखा जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। अभी महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया भाई, अहमदनगर जिले का नाम बदल करके आलियाबाई मतलब आलिया नगर रखा गया। ठीक है, तो ये भी दोनों याद रखना वाला रखिएगा। ठीक है, ये 8 स्टेशन का नाम अभी आपको बताते क्या क्या रखा जाएगा। सबसे पहले अहमदनगर का नाम चेंज करके आलिया नगर कर दिया गया है, और नाना जगन्नाथ किसका, मुंबई सेंट्रल का नाम चेंज करके कर दिया गया। क्यों कर रहा है, तो आपको बता दिए हैं कि जो भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, गुलामी का जो भी मानसिक जो भी प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, ये सारे चीज को सरकार क्या चाह रही है कि भाई ये सारा चीज अपना देश में नाम ले रहे, क्योंकि इसी को नव राष्ट्रवाद का कहीं ना कहीं इसी तरह से आप चीजों को कर भी सकते हैं कि हमको कोई भी गुलामी वाला चीज प्रतीक के रूप में अपने देश में नहीं रखना है। ठीक है, और बीजेपी सरकार का जो बीजेपी गवर्नमेंट आपको जहां जहां देखेगी, ठीक है, उसका आइडियोलॉजी है। ठीक है, हर एक सरकार का क्या होता है, एक विचारधारा होता है, तो इसका विचारधारा में ये सारा चीज आपको एजेंडा में दिखेगा। नाम बदलो अभियान आपको बहुत दिखेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। महाराष्ट्र सरकार ने 8 रेलवे स्टेशन का नाम को क्या किया है, बदलने का फैसला लिया है। तो उनमें से कौन है, मुंबई सेंट्रल का नाम तो क्या है, नाना जगन्नाथ सेठ हो ही गया है। ठीक है, बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ठीक है, इंडियन रेलवे में उसका उस टाइम का क्या योगदान भी रहा है। उसके बाद क्या है भाई, ये आपका कोरी रोड, इसका नाम बदल के हो गया लालबाग। उसके बाद सेनहट्स रोड, इसका नाम हो गया डोंगर। ठीक है, उसके बाद मरीन लाइन, इसका नाम हो गया मुंबा देवी। उसके बाद कौन है आपका ये क्या है भैया, ये आपका चरनी रोड। ठीक है, ये इसका नाम हो गया है गिरिगांव। आगे है डोकयार्ड रोड, इसका नाम हो गया मझगांव। कॉटन किंग, ठीक है, इसका नाम हो गया ब्लैक चौकी। ठीक है, ब्लैक चौकी। उसके बाद आपका किंग्स सर्कल नाम है, इसका नाम हो गया तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ठीक है, तो पार्श्वनाथ जानते हैं ना, ये कितना थे, 23वें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, तो इसी के नाम पर आपका किंग्स सर्कल का नाम रखा गया है। कॉटन ग्रीन का नाम रखा गया ब्लैक चौक। उसके बाद डार्क रोड का नाम रखा गया मझगांव। उसके बाद मुंबई सेंट्रल का नाम हो गया जगन्नाथ। कोरी रोड का नाम हो गया लालबाग। सेनहट्स रोड का नाम हो गया डोंगर। मरीन लाइन का नाम हो गया मुंबा देवी। उसके बाद चरनी रोड का नाम हो गया है गिरगांव। ठीक है, ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। 8 ऐसे रेलवे स्टेशन है, देखिए सब आपको कहीं ना कहीं अंग्रेज का ही नाम दिखता होगा। ठीक है, तो ये जो भी है आपका गुलामी का एक तरह से प्रतीक माना जाता है। इन सारी चीज को चेंज करना है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। एक साथ इतना सारे नामों को चेंज करने का बात कहा गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है इथेनॉल 100 यानी E100 की शुरुआत किसने किया है। तो सबसे पहले ये जानिए, इथेनॉल को पहले जानिए। इथेनॉल का ये आपका रासायनिक नाम क्या होता है, ये ना होता है जी C2H5OH, यही होता है, बिल्कुल भी याद रखिएगा। बहुत बार ये क्या है, एक तरह से ये आपका इथेनॉल क्या है भैया, इथेनॉल एक तरह से अल्कोहल है। ठीक है, इसको कैसे प्राप्त करते हैं, इसको आप हम लोग बोलते हैं ना जी कि जैव ईंधन, ये जैव ईंधन भी कह सकते हैं। ये जैव ईंधन कैसे हुआ, इथेनॉल एक तरह से आपका जैसे गन्ना है, गेहूं है, चावल है, ठीक है, या मक्का है, उसका जो पौधा होता है उसी से ये आपको प्राप्त किया जाता है। इसका क्या करते हैं, उसका जो शर्करा होता है ना, उसका शर्करा, ठीक है, आप लोग सब नाम तो जानते ही होइएगा। इसका जो शर्करा होता है, शर्करा का किण्वन किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, किण्वन करते हैं, और किण्वन करने के बाद ये जो आपका प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं। फिर इस इथेनॉल में आप गैसोलीन मिला दीजिएगा। क्या मिलाइएगा, गैसोलीन मिला दीजिएगा। गैसोलीन मिलाने के बाद ये आपका क्या हो जाता है, फ्यूल हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि ईंधन हम लोग के यहाँ पे बनता नहीं है, हम लोग के यहाँ पे जीवाश्म ईंधन का स्रोत है बिल्कुल भी ना के बराबर है, तो हम लोग आयात करते हैं। तो हमारे यहाँ पे कृषि प्रधान देश है, गन्ना होता है, गेहूं होता है, चावल होता है, मक्का होता है, खूब होता है। उसके पौधे से अगर हम लोग इथेनॉल बनाना चाहें तो क्या बहुत सारा समस्या का हल हो जाएगा। सबसे पहली बात है, जो कार्बन का इमिशन है वो कम हो जाएगा। जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड इतना वायुमंडल में फैल रहा है, जलवायु परिवर्तन में ये सारा चीज हो रहा है, ये सारा चीज कम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जिस स्टेट में अभी आपका सबसे अधिक इस तरह का खेती होता है, मक्का का हो, गन्ना का हो, गेहूं का हो, चावल का हो, ठीक है, तो वहां पे इथेनॉल उत्पादन करके आपका जो है इथेनॉल का क्या किया जाएगा, ऐसे 400 ऐसे आपका एक तरह से पेट्रोल पंप यानी इथेनॉल स्टेशन लगेगा, और वहां पे आपका इस तरह का फ्यूल दिया जाएगा जो आपके पर्यावरण के लिए, आपके जलवायु के लिए, सारे के लिए उपयुक्त है। तो ये थोड़ा सा जान लीजिएगा। ये जो आपको हम बताएं, ये जैव ईंधन है, कैसे बनता है, गैसोलीन मिला देते हैं, किण्वन होता है, ठीक है, ये बिल्कुल भी जरूरी है। तो इथेनॉल 100 की शुरुआत किसने किया है, तो भैया हरदीप सिंह पुरी। ये कौन है, हरदीप सिंह पुरी हम लोग का पेट्रोलियम रसायन मंत्री है, ठीक है, और ये आपका कल ही ये सारा चीज किए हैं। तो ठीक लगा कि आपके लिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, तो आपको बता दें, ये जो इथेनॉल आपका E100 जो है, इस E100 में आपका 92 से 94% क्या रहेगा, आपका
इथेनॉल रहेगा और बाकी बचा 2-4%, 4 से 5% मोटर स्पिरिट शामिल होगा। आपको बोले ना कि इथेनॉल के साथ गैसोलीन मिला देते हैं, जिससे क्या होता है ना, जो उसका ज्वलन शक्ति होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है, और इसको हम लोग जैव ईंधन के भी रूप में मानते हैं। जैसे यूपी में सबसे अधिक आपका खुलेगा, देखिए चित्रा स्टेशन खुलने वाला है, 4150 करोड़ रुपए कहाँ पे गया भैया। देखिए शुक्रवार को एथेनॉल से बने पेट्रोल E100 लॉन्च किया जाएगा। एथेनॉल 100 को दरअसल 100% एथेनॉल वाला पेट्रोल होता है, ठीक है। कौन सा एथेनॉल को हम लोग 100% जो इसमें एथेनॉल होगा उसको क्या कहेंगे भाई, एथेनॉल पेट्रोल कहा जाता है। अभी कहाँ कहाँ पे लगेगा, यूपी में लगेगा। देखिए 400 पेट्रोल पंपों में E100 उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे अधिक यूपी में कराया जाएगा, क्योंकि यूपी में इन सब चीजों का खेती भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो कल आपका लॉन्च हुआ है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछ दिया है आपको, क्या बोलते हैं E20, यानी आपका ये बोल रहा है इथेनॉल 20 कब तक, 2025 तक हम लोग करेंगे ना। सरकार 2030 तक रखा था लक्ष्य, मगर अब कितना कर दिया है, घटा करके 2025 तक कर दिया है E20। बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको ये चीज पता होना चाहिए कि E100 क्या है। तो क्या कहिएगा, 100% एथेनॉल वाले जो पेट्रोल होंगे उसको क्या कहेंगे, E100 कहेंगे। सरकार क्या करेगी, 400 पेट्रोल पंप में E100 को लॉन्च करेगी। इसमें 92 से 94% एथेनॉल होता है और 2-4% आपका ये होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। केंद्र सरकार ने देश में और एक चीज किया है, कल मंजूरी दिया। जो भी केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी देता है वो सारी चीज को हम आपको बताते चलते हैं। केंद्र सरकार के देश जो कैबिनेट ने क्या किया है भाई, देश में इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ई वाहन नीति स्वीकृति दिया है। कल यानी ई वाहन नीति जो सरकार लेके आई है, इस नीति के तहत जो भी विदेशी कंपनी है वो यहाँ पे तभी अपना प्लांट स्थापित कर सकता है जब 4150 करोड़ रुपए क्या करेगा भैया, निवेश करेगा, ठीक है। और पिछले 3 साल तक करना पड़ेगा, अधिकतम का सीमा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाहन नीति को याद रखिएगा, ई वाहन नीति के तहत 4150 रुपए आपको निवेश करना पड़ेगा, तभी जाके कोई भी विदेशी कंपनी आकर के यहाँ पे अपना कंपनी निर्माण कर सकते हैं। देखिए हम लोग उपभोक्ता है, हम लोग के यहाँ पे सब चीज का सबसे अधिक से अधिक सेल है। तो कोई भी विदेशी कंपनी चाहता है कि यहाँ पे हम अपना प्लांट स्थापित कर लें। अब बाहर से अगर कोई भी आपका इलेक्ट्रिक वाहन आता है तो इसमें क्या ज्यादा खर्चा होता है, सरकार को सब्सिडी देना पड़ता है, ठीक है ना, बहुत सारा चीज है। अगर यहीं पे प्लांट बन जाएगा तो ऐसा सारा चीज होगा, सस्ता में मिल जाएगा, लोग सरकार को सब्सिडी भी नहीं देना पड़ेगा, है कि नहीं है। ये सारा चीज है, इसी को देखते हुए ये ई वाहन नीति लेके आया है और उसमें आपका इतना रुपया खर्चा करने की बात कहा गया है, ठीक है। इस नीति के तहत क्या है, देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा मिलेगा और ये बाकी वजह सारा चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी जो भी उपभोक्ता है भैया उसका अधिकार है, उसके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं हो, इसी को लेकर के सबसे पहले जो है ना ये आपका कब से मनाया जाता है भाई, 1983 से यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है। पहले से 1965 में ये निकल करके आपका आया था, अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, वही जाके आपका इसका ऐलान किया। फिर 1983 के करीब करीब 1983 में यूएनओ के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको मान्यता दिया गया और तब से हम लोग 15 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। समझ गया मेरी बात। एक होता है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, जिसको हम लोग 24 दिसंबर को मनाते हैं। 24 दिसंबर को ये क्यों मनाते हैं भाई, देखिए 24 दिसंबर 1986 को ना राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, ठीक है, अधिनियम। इसको तो ये बात को बिल्कुल भी याद रखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। तो इसी को इस लक्षित करने के लिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल कहेगा तो 15 मार्च को मनाते हैं। देखिए दोनों में क्या होता है ना, बहुत आदमी फंस जाता है, इसी वजह से हम आपको ये दोनों चीज बता दी है, ठीक है। अगर अंतरराष्ट्रीय कहेगा तो 15 मार्च कहिएगा और राष्ट्रीय कहिएगा तो 24 दिसंबर कहिएगा। तो चलिए, और आज के दिन और एक दिवस मनाते हैं, यानी 15 दिसंबर मतलब 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, वो आपका मनाते हैं स्लिप डे, ठीक है ना। तो ये भी बहुत बार आपको बहुत पूछ लिया गया। विश्व निद्रा दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और इस बार का जो थीम है, इस बार का थीम रखा गया है क्या, तो स्लीप इक्वलिटी फॉर ग्लोबल हेल्थ, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इस मतलब होता है नींद सेहतमंद रहने के लिए कितना जरूरी है। देखिए कोई भी आदमी को अगर पागल करना है उसको जगह छोड़ दीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। स्लीप इक्विटी फॉर ग्लोबल हेल्थ है, ये किसका है, इस बार का थीम है 2024 का। तो क्या कहिएगा, विश्व निद्रा दिवस भी 15 मार्च को मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी 15 मार्च को। कोई नहीं बोलता है कि सोने का अधिकार मेरा क्या है भाई, मौलिक अधिकार है, मेरा निजता का अधिकार है, उसमें दखल नहीं देना है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से सोने का अधिकार क्या है, निजता का अधिकार है, आर्टिकल 21 में आता है ना। एक बार बाबा रामदेव सो रहा था, कहाँ पे, रामलीला मैदान में धरने के दौरान, तो उसको कुछ जाके जगा दिया, तो ये इस पे केस कर दिया कि मेरा निजता का अधिकार का उल्लंघन हुआ है, हमको जगाया क्यों, हम भाई सो रहे। तो ये भी याद रखेगा, आर्टिकल 21 में आता है और इस बार का
थीम क्या रखा गया है, स्लीप इक्वलिटी फॉर ग्लोबल हेल्थ। इसका मतलब ये होता है नींद सेहतमंद रहने के लिए कितना जरूरी है। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम क्या रखा गया, उसको नहीं जानिएगा क्या? उसको तो बिल्कुल भी जानिएगा। उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। अभी जानते हैं एआई से कितना धोखाबाजी हो रहा है कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग को बर्बाद किए हुआ है, ठीक है। तो उसी से इस बार याद रखेगा कि एआई में सबसे अधिक अभी सारा चीज चल रहा है, तो उसी में क्या कहिएगा, उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई है, ठीक है। किसी के साथ कोई धोखा नहीं हो, छल कपट नहीं करे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा लोग क्या है, परेशान है। तो विश्व में पहली बार उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया था, तो 1983 में। इस बार का थीम आपको तो बता ही दिए हैं, उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। उपभोक्ता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या है भैया, स्वाभाविक नुकसान से बचाने के फोकस किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग का ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस आपको हम बता ही चुके हैं, विश्व निद्रा दिवस बता ही चुके हैं, और विश्व निद्रा दिवस का थीम याद रखेगा, ठीक है। ये अधिकार भी याद रखेगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है। आइए, ड्रैगन का देश, थंडरबोल्ट का देश किसको कहते हैं, भूटान को कहते हैं। चुखा परियोजना भूटान के साथ। तो यही भूटान में इलेक्शन हुआ था आपका इसी 2024 मार्च जनवरी में, और वहां के नए प्रधानमंत्री निकल के आए शेरिंग टोब्गे, और यही शेरिंग टोब्गे का पहला आधिकारिक विदेश यात्रा हमारा इंडिया में, क्योंकि पड़ोसी देश है, और जो भी विदेश नीति होता है ना, जो अच्छा संबंध होता है, जो बगल का देश होता है, पहला यात्रा वही होता है। अभी मालदीव के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद में, जो हम लोग को यहाँ पे ना आकर के कहाँ चला गया, तुर्की चला गया था, तो इसी को लेके देखिए हम लोग का मालदीव के साथ क्या है, बहुत ज्यादा विवाद बना हुआ है, ठीक है। कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। तो जो भी छोटी छोटी देश होता है, जो अगल बगल का होता है, वो पहला यात्रा अपना देश में ही करता है। तो ये भी बात समझ गए होइएगा। तो शेरिंग टोब्गे वहां के क्या है, प्रधानमंत्री बने हैं, और यहाँ पे भारत आए हैं। भारत आने के बाद हम लोग के प्रधानमंत्री से मिले हैं, हम लोग के यहाँ के राष्ट्रपति से भी मिले हैं, और बहुत सारे चीजों पे बात हुआ है, ठीक है। क्या क्या चीज पे बात हुआ है भाई, थोड़ा सा इसको ध्यान देने का जरूरत है। बुनियादी ढांचे, विकास, संपर्क, ऊर्जा और जल विद्युत सहयोग। अभी बोले ना आपको, बहुत सारा जैसे चुखा जल विद्युत परियोजना, बहुत सारा जल विद्युत परियोजना है जो आपका हम लोग भूटान के साथ करते हैं। तो देख लेंगे। तो भूटान क्या है, इधर चीन है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है भैया, सिक्किम है, इधर आपका पश्चिम बंगाल है, और ये आपका असम है, इधर आपको अरुणाचल प्रदेश है। थंडरबोल्ट का देश कहा जाता है कि नहीं है। ये हमेशा विवाद में आपका डोकलाम, ये है ना, भूटान को लेकर के ये चाइना के साथ हमेशा विवाद में बना हुआ रहता है कि नहीं है। तो इसको भूटान का राजधानी कहाँ है, तो थिम्पू है। यहाँ के मुद्रा नुगल ट्रम बहुत बार पूछा है, और यहाँ की संसद को क्या कहते हैं, तुसांगलू कहते हैं, ठीक है। तुसांगलू बहुत बार पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे संसद जो पार्लियामेंट होता है उसको क्या कहेंगे, तुसांगलू कहेंगे। यहाँ का जो मुद्रा होता है नुगल ट्रम है, और यहाँ पे जो है आपका राजशाही 2007-8 में खत्म हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे आपका अभी क्या होता है, प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, और ये शेरिंग टोब्गे आपके यहाँ के क्या बने हैं भाई, प्रधानमंत्री बने, जो अपने भारत यात्रा पे आए हैं। बात समझ गए। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे गुरुवार को भारत में 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, और ये पहली यात्रा है। किसके किसके साथ सीमा साझा करेगा, देखिए यहाँ पे तो बताने का बहुत बार है। असम के साथ जो है ना, हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा एक ग्रीन एक सिटी का निर्माण किए, ठीक है। असम के साथ मिलकर के, भूटान और असम, ठीक है। वे हाल फिलहाल में यहाँ पे गए हुए थे, हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, वो भी गए हुए थे। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे बिल्कुल भी याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। है तो बहुत कुछ बताने का, मगर जितना बताइएगा उतना आपका। चलते हैं आगे। आगे क्या है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक किया है, ठीक है। इसके अनुसार सबसे ज्यादा किस पार्टी को 60 अरब यानी 60 अरब 60 करोड़ रुपया एक ही पार्टी को चंदा मिला है। वो पार्टी का नाम बताना है, तो वो पार्टी आपके सामने है, बीजेपी पार्टी, ठीक है। ठीक है, और भी पार्टी आपके सामने है जो लिया है चंदा, अच्छा खासा लिया है। दूसरे नंबर में टीएमसी है, तीसरे नंबर में कांग्रेस है, और चौथे नंबर में बीआरएस है। कौन कितना कितना लिया है पहले दिखा देते हैं आपको। 6060 करोड़ रुपया लिया है बीजेपी। टोटल कितना में, तो क्या कहिएगा, 16,518 करोड़ का चंदा मिला। कितना तक, 12 अप्रैल से लेके 11 जनवरी 2024 तक, ठीक है। क्या कहिएगा, यहाँ पे 2019 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, 2019, यानी 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक टोटल जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा मिला, वो कितना मिला, 16,518 करोड़ रुपया। उन 16,518 करोड़ रुपया में सबसे ज्यादा किसको मिला, 6,060 करोड़ रुपया बीजेपी को, 1600 क्या कहिएगा 1609 करोड़ रुपया टीएमसी को, कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपया मिला है, और बीआरएस को 1214 करोड़ रुपया मिला है। मिला तो बहुत सारे लोगों को है, मगर जो मोटा अमाउंट में है वो इतना है। अब आपको बताते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, नहीं है, ये सरकार क्यों लाती है, क्यों ला रही है, क्या है, नहीं है। देखिए, सबसे पहले इसका 2-3 चीज को जान लीजिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए। राजनीतिक पार्टी काम करती है, नौकरी करती है, जॉब करती है, नहीं करती है, नहीं करती है ना।
तो राजनीतिक पार्टी का मेन काम क्या है? राजनीतिक पार्टी का ये काम होता है, जिस राजनीतिक पार्टी का जो विचारधारा होता है, उसके विचारधारा से जो लोग प्रभावित होते हैं, वो उस संगठन को चलाने के लिए अपना क्या देता है भैया? चंदा देता है। बात समझ गए हैं? क्यों कोई किसी को चंदा देगा? आपके विचारधारा से, आपके कार्यशैली से हम प्रभावित हैं, तो हम क्या करेंगे भाई? हाँ, आप सही काम कर रहे हैं, आपको हम चंदा देंगे, ठीक है ना? तो राजनीतिक पार्टी का चंदा देने का मतलब यही होता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जो अपना विचारधारा के साथ अपना कार्य करती है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो भी उसका कर्तव्य अपना आगे काम करता है, उसी को, क्योंकि वो तो कमाता खा जाता है नहीं, तो उसी को आपको जो है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ कंपनियों के द्वारा आपको क्या कर दिया जाता है? उसको चंदा दिया जाता है कि भाई आपके काम से हम क्या है? खुश है। मगर अब आज के डेट में वो चीज ना होकर के आप कुछ और चीज हो गया है, जो जिसको जितना फायदा देगा उसको हम उतना चंदा देंगे। तो ये सारा चीज आपका कब तक चला? 1990-91 तक आपका ये सारा चीज ठीक ठाक था, इतना ज्यादा इसमें गड़बड़ी नहीं था। 2-3 चीज, 4 चीज नियम भी था। उस टाइम का नियम क्या था ना का, कि कोई भी कंपनी है, कोई कंपनी 3 साल तक जो अपना लाभ कमाएगा, उस लाभ का मात्र 7.5% ही चंदा दे सकता है। कोई भी विदेशी कंपनी भारत के राजनीतिक पार्टी को चंदा नहीं देगा। ये सारा चीज नियम था, ये सारा चीज सब कुछ ठीक ठाक, भले पीछे से बोरी भर के पैसा तो आता था बिल्कुल। तो 2017 में उस टाइम के, अभी नहीं है, स्वर्गीय हो गए हैं अरुण जेटली जी, वो आए थे और वो लेके आए, बोले कि सब चीज हटाओ, ठीक है, काला मनी को हम क्या करेंगे? बैन करेंगे। काला मनी क्या होता है ये समझ लीजिए। काला मनी उसको कहते हैं जिस धन के बारे में इनकम टैक्स के पास कोई ब्यौरा नहीं हो, बस खेल खत्म है, ठीक है, कि जिस धन का कोई ब्यौरा, यानी जिस धन का कोई आता पता नहीं हो इनकम टैक्स के पास, ऐसे धन को हम लोग काला धन कहेंगे। तो इसी काला धन को खत्म करने के लिए अरुण जेटली जी 2017 में एक विचार लेके आया, और इस विचार में ये कहा गया कि देखिए हम लोग बॉन्ड के माध्यम से क्या करेंगे? जो भी चुनावी चंदा है वो चंदा लोग कोई भी राजनीतिक पार्टी को देगा, मगर ये चंदा को क्या है ना, सार्वजनिक नहीं करेंगे। जो मेन मुद्दा आके खड़ा हुआ है यही इसी पे हुआ है, तो सार्वजनिक नहीं करेंगे, और इसको जो भी सूचना है उस सूचना को क्या रखा जाएगा? गुप्त रखा जाएगा। तो सारा चीज हुआ, और फाइनली ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आपका 2018 में आ गया, ठीक है, आ गया। और 2018 से ये आपका लागू भी हो गया। 2017 में बिल आया, बिल पास हो गया, और 2018 से लागू हो गया। और जो अभी आपका डाटा, जो रुपया पैसा के बारे में बताया गया है, कब से? 12 अप्रैल 2019 से लेकर 11 जनवरी 2024 तक, यानी 2018 से 2019 का डाटा अभी भी क्या है? बाकी है। यही बोला है कौन? सुप्रीम कोर्ट बोला है फिर से एसबीआई को कि इसको भी चुनाव आयोग को जल्दी से जल्दी तुम क्या करो, दो। समझ गया मेरी बात? अब ये बॉन्ड क्या होता है ये समझिए। देश की सबसे बड़ा बैंक कौन सा है भाई? एसबीआई बैंक है, सरकारी बैंक है, ठीक है। सरकारी बैंक कहने का मतलब क्या होता है? अब देखिए, सरकारी कहने का मतलब जिसका सरकार होगा उस बैंक में, तो उसका नियंत्रण हल्का फल्का होबे करेगा। आप विपक्षी पार्टी जाएगा, कुछ कहेगा, बोलने की करेगा नहीं करेगा? सरकार कहेगा तो कर देगा, क्योंकि सरकारी है ये, ठीक है। तो एसबीआई बैंक को क्या बोला? एसबीआई बैंक को बोला कि उसके 29 शाखा में आपका बॉन्ड जारी किया जाएगा। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड ऐसे एक कागज का टुकड़ा होता है, ठीक है। उस कागज का टुकड़ा को एसबीआई को बोला कि आप बनाइएगा, ठीक है। उसमें क्या किया? 1,000 से लेके आपका 1 करोड़ तक की बात का, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ठीक है, 1 करोड़, इतना का आपका बॉन्ड बनाया जाएगा। आप कोई भी व्यक्ति अगर चुनिंदा शाखा में जाइएगा, 1 साल में 4 बार ये बॉन्ड आपका स्कीम खुलता था। आप कोई भी व्यक्ति यहाँ से जाएगा किसी एसबीआई शाखा में, जाकर के क्या करना है भैया? बॉन्ड में वहां पे पैसा दे दिए, और एसबीआई बैंक क्या करेगी? आपका केवाईसी करवाएगा। सबसे पहले आपका आधार कार्ड लेगा, जो भी सारा चीज आपका इंफॉर्मेशन है वो लेगा, लेकर के आपसे पैसा ले लेगा, और आपको एक कागज का टुकड़ा दे देगा, ठीक है। और वो कागज का टुकड़ा आपका वैलिडिटी आपका 15 दिन का है। कितना दिन का है भैया? 15 दिन का है। 15 दिन के बीच अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी को आप कोरियर कर दीजिए, हाथों हाथ दे के आइए, या फिर अपना नाम नहीं भी बताइए, कुछ भी कीजिए, बस उस तक पहुंच जाए, वो जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड आपका राजनीतिक पार्टी जाके भुना लेगी, ठीक है। 15 दिन के भीतर अगर नहीं करता है तो वो पैसा कहां चला जाएगा? तो आपका प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाएगा। अब बात निकल के आ रहा है कि प्रधानमंत्री राहत कोष का भी सुप्रीम कोर्ट को लोग कह रहा है कि उसका भी हम लोग को ब्यौरा चाहिए, ठीक है, क्योंकि सूचना का अधिकार है, व्यक्ति को जानने का अधिकार है। 19 के को में ये बात कहा गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 15 दिन के भीतर ये चीज करना है। तो ये सारा चीज होते होते फाइनली आपका इतना सारा चीज हो गया, लोग के पास एक शंका हुआ कि सबसे अधिक किस राजनीतिक पार्टी को चंदा जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो लोग को जानने का भी अधिकार है। तो एक आपका बहुत बड़ा संस्था है एडीआर, ठीक है, एडीआर यानी एसोसिएटेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म होता है। इसके द्वारा आपका कई याचिका भी डाला गया, और भी बहुत लोगों के द्वारा याचिका डाला गया। याचिका डालने के बाद ये कहा गया कि भैया ये जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का जो प्रक्रिया है, ये जो गुप्त रूप से आप जो चंदा दे रहे हैं, लोग को कोई पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पे 2-3 चीजें। सबसे पहली बात ये, सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि सूचना का अधिकार का क्या हो रहा है भैया? उल्लंघन हो रहा है। सूचना का अधिकार तो आपको बोल ही दिए, लोग का सब मौलिक अधिकार में आता है, ठीक है। कोई भी आदमी कोई अपना सूचना को इकट्ठा कर सकता है, ठीक है। कोई भी लोकतंत्र का ये सबसे फंडामेंटल राइट है। दूसरी बात क्या है कि आप देखिए, जिस राजनीतिक पार्टी को कोई आप चंदा दे रहा है, जिस विचारधारा के लिए चंदा दे रहा है, तो कोई भी आदमी अगर उस राजनीतिक पार्टी को वोट करेगा, तो उसका तो ये अधिकार है ना कि मेरा जो पार्टी का फंडिंग हो रहा है कहां से हो रहा है,
मेरा पार्टी का जो कैंडिडेट है वो कहां से पैसा लेके आ रहा है। एक तरह से एक वोटर का अधिकार है, अगर आप किसी को वोट कीजिएगा आप अपना कैंडिडेट से पूछ सकते हैं कि आपका जो इनकम है ये कहां से आ रहा है, आपका राजनीतिक पार्टी कहां से फंडिंग कर रही है कि नहीं है। तो ये 2-3-4 चीज निकल करके आया, इसी को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट आपका 15 फरवरी को दिया कि नहीं भैया, सुप्रीम एसबीआई को बोला जो भी डाटा है भाई जल्दी जल्दी लेके आओ और ला करके तुम चुनाव आयोग को दो। चुनाव आयोग में भी आपका घमासान चल रहा है, आपको पता ही है। तो फाइनली चुनाव आयोग द्वारा आपका एक दिन पहले अभी 12 तारीख को बोला था ना, तो क्या बोला कि 13 तारीख को आप ये सारा चीज आपका अपना वेबसाइट में अपलोड कर दिया और अपलोड में निकल करके आया कि सबसे अधिक जो पैसा देने वाला 13,068 करोड़ रुपया दिया भैया फ्यूचर गेमिंग। ठीक है, इसको लॉटरी मैन भी कहा जाता है। इसका नाम है मार्टिन। कौन मार्टिन है? सेंटियागो मार्टिन नाम है। तो इसको बिल्कुल भी आपको नाम पता होना चाहिए। ये सेंटियागो मार्टिन कौन है? तो ये फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीवीआर के मालिक है। ठीक है, 13,800 करोड़ रुपया सबसे अधिक बॉन्ड खरीदा है। अब किसको दिया है? ये जो आपका देखिए एक होता है ना उसमें कोड होता है, वो कोड अभी एसबीआई ने दिया है, इसी को लेकर के पंगा चल रहा है। बहुत सारे लोग फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट बोला है कि जल्दी से जल्दी तुम कोड सब भी दो। ठीक है, कोड देने के बाद पता चलेगा कि किस आदमी के द्वारा किस पार्टी को कितना दिया जाता है, दिया गया। ठीक है, तो फ्यूचर गेमिंग 13,868 करोड़ रुपया का टोटल आपका दिया है, मतलब बॉन्ड खरीदा है। और उसके मालिक कौन है? तो मार्टिन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोयम्बटूर में है इस कंपनी का। ठीक है, और ये कंपनी थे कहाँ के? ये मालिक ये म्यांमार के रहने, म्यांमार से भाग के आया और फाइनली 1998-99 के करीब करीब ये अपना कंपनी बनाया और कंपनी बनाने के बाद ये सारा चीज इसका चल रहा है। कई बार इसमें ईडी सीबीआई बहुत कुछ हुआ है, तो उतना हम लोग को नहीं जानना है, मगर इसका याद रखिएगा नाम तो। ठीक है, पूछ देगा क्योंकि इतना बॉन्ड खरीदा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये मार्टिन जी है, सेंटियागो मार्टिन है, उसका कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीवीआर। ठीक है, और इसका जो है मुख्य ये हेडक्वार्टर कहाँ है? तो क्या कहिएगा आपका कोयम्बटूर में है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। दूसरे नंबर में है मेगा इंजीनियरिंग। ये जो आप टनल उलन देख रहे हैं ना, ठीक है, जो जिला तरंग आपको जम्मू कश्मीर में, या फिर आपका एक ये तो याद ही रखिएगा, तेलंगाना में जो है आपका एक कालेश्वर आपको ये बांध परियोजना था। ठीक है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। ठीक है, तो उसी को बनाने का काम ये मेगा इंजीनियरिंग कर रहा था। ठीक है, वो भी आपका 2 दिन में चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो लिफ्टिंग परियोजना है। ठीक है, कालेश्वर बांध, उसको भी याद रखेगा, तेलंगाना में पड़ता है। तो इसी कंपनी के द्वारा बनाया गया था। बोला कि इसी का भी मिली भगत है, उधर काम गड़बड़ किया और राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया। ठीक है, एक आपका क्या है भाई, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, ये क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड है। बहुत सारे लोग हैं, वेदांता है। ठीक है, अदानी अंबानी का नाम बहुत लोग खोजा, बट बोला कि अदानी अंबानी पैसा नहीं दिए हैं। ठीक है, अब इसके पीछे क्या राज है नहीं है हम लोग नहीं जानते, बस जो चीज हम लोग के सामने है वो सारा चीज एग्जाम के जो दृष्टिकोण से हम लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो चीज हम लोग को पढ़ना है। तो ये सारा चीज आपका चुनावी बॉन्ड से संबंधित चीज था। तो हम आपको बता दिए हैं ये 2017 में किसका संकल्प बना था? अरुण जेटली का था। 2018 से लागू हुआ। अभी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में जो सूचना दिया गया है वो सूचना कब तक का है? तो क्या कीजिएगा, आपका 12 अप्रैल से लेके 11 जनवरी तक का है। ठीक है, 2019 से लेके 2024 तक का। ठीक है, तो इसमें आपका टोटल कितना पैसा आया था? इतना पैसा आया था। तो ये सारा चीज आपका इंपोर्टेंट आज का करंट अफेयर था। जो भी चीज इंपोर्टेंट था हम सारा चीज आपको बता दिए हैं। आज थोड़ा सा हम लेट भी हो गए हैं। ठीक है, तो इंपोर्टेंट चीज को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, याद रखना है। फिर बाकी बचा हम लोग मिलेंगे कल यानी 17 मार्च को। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ऑफिसर बनिए। ठीक।